میٹرک पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए जतन करने लगी, लेकिन वालिद साहिब मेरी शादी करना चाहते थे, लिहाजा आगे पढ़ने की इजाजत ना दी। यूं ही साल गुजर गया, शादी हुई और ना दाखिला लिया। अब वालिद को भी एहसास हुआ कि शादी तो जब ही होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे तालीम उसके काम आएगी। नए साल उन्होंने कहा कि बेटी आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखिला ले लो, अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर तालीम को खैरबाद कह देना। मैंने ये भी मंजूर कर लिया कि आगे जो किस्मत है होगा, देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां सहेलियां बन गईं। वजह ये थी कि हर वक्त उनको हंसाती रहती थी, तभी वो मुझे पसंद करती थीं, ताहम मैंने कभी किसी पर अपने दुख जाहिर ना किए। किसी दिन जरा खामोश बैठ जाती तो उनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है, फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन निहायत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस में कॉलेज जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। जरा सा झटका लगता, गिर जाती। मुसाफिर मुझ पर बनते और लड़कियां भी मजाक उड़ात। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक नौजवान ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस बस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, ये नौजवान भी इसी वक्त इसी बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता था। वो यहां से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर तवज्जो मज़कूर किए रखता है। वो एक खूबरू, खुश लिबास और खुशहाल शख्स था। किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगता था। मैं इसकी तरफ देखने से हत्ता अल इम्कान गुरेज करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझको अपनी तरफ तकती महसूस होत। स्टॉप पर उसकी वजह से भी उलझन में मुब्तला रहने लगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होत। तभी मैंने बुर्का लेना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टॉप के सामने से गुजरता था। दिन हो नहीं गुजरते रहे। मैंने इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, लेकिन रोजाना वो मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी उसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थीं। धूप बहुत तेज थी, तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की दुकान थी, जहां से हम कापियां, रजिस्टर और किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां खुशगप्पियों में मसरूफ थीं कि दुकानदार की आवाज पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि अब में से जिस बहन का नाम शाहीन है, इसका फोन आया है, सुन ले। शाहीन तो मीर अलिफ नाम था। तभी मेरा रंग जर्द हो गाम चुप रही। तभी मेरी साथी लड़की बोली, फोन किसी लड़के का है? आ लड़की का? जी कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि ये कौन सी दोस्त है। अभी मैं फोन पर उलझ रही थी कि वो साहिब भी इसी दुकान पर आ गए। मैंने फोन पर बात करते हुए कुत्ताब और ऐनक काउंटर पर रख दी थी। बड़ी देर बाद मुश्किल से इस नामालूम सहेली से पीछा छुड़ाया। फोन बंद किया ही था कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर इसमें सवार हो गईं। घबराहट में मैं अपनी एक किताब और ऐनक काउंटर पर छोड़ दी, बस की तरफ तेज कदमों से चल दी। दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और ऐनक का पूछा। मालूम हो अलिफ वही नौजवान मेरी चीजें उठा ले गया था। उसने दुकानदार से कहा कि मैं शाहीन का क्लास फेलो हूं, इसे दे दूंगा। अगले रोज में फिर दुकान में गई और कहा कि क्या उन साहिब ने मेरी चीजें लौटाई हैं? उसने कहा, हाँ ये लीजिए। आपको नहीं दे पाए तभी वापस यहां रख गए हैं। मैंने अपनी चीजें उठा लें। घर लाकर किताब खोली तो इसमें एक शेर दर्ज था। अगले दिन फिर मैं दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज मेरी किताब में जिसने रखा था, इसी को दे देना और कह देना कि मुझे इस किस्म के अशार से कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा, इसका नाम सरोश है, वो मेरा दोस्त है। मैं इसे दे दूंगा और तंबी भी कर दूंगा। अब फिक्र ना करें, वो आइंदा ऐसी हरकत ना करेगा। ये कहकर इसने पर्चा रख लिया। मेरे साथ अकीला थी, बोली, शाहीन प्लीज उसको मत ठकरा, कितना अच्छा लगता है वो खूबसूरत आंखों वाला। मैं तो इस पर मरती हूं। मैंने जवाब दिया।
तुम मरती हो तो मर जाओ, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मुझे इस किस्म के गानों वाले शेरों से चढ़ है। इसके बाद वो रोजाना मुझे इस दुकान पर फोन करने लगा। अकीला मेरी बजाय खुद दुकान पर जाकर उसका फोन सुनती, मैं इसे मना करती लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फोन इससे ले लिया और कहा कि खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारा मेरा कोई मील नहीं है। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम में तुमको कभी धोखा ना दूंगा। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे सर दे दूंगा। इस बात से मैं घबरा गई। तमाम रात मेरी सोचों में गुजर गई। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, क्या कॉलेज जाना छोड़ दूं। वो रोजाना फोन करता और अकीला इसका फोन सुनकर उसके पैगामात मुझे देती। फिर उसने मेरा पर्सनल नंबर भी उसे दे दिया। तब मैं अपनी दोस्त से नाराज हो गई और इससे बातचीत बंद कर दी। जब मैंने इसके फोन न सुने तो वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा। मैंने तंग आकर एक रोज रोड पर ही उसे बुरा भला कहा और सख्ती से बात की। एक तरफ वालिद साहिब का डर और खानदान की इज्जत का सवाल था, तो दूसरी जानिब ये जुनूनी इंसान था। एक दिन फोन उठाया तो सरोश ने खुदा का वास्ता देकर कहा कि फोन बंद न करना। पहले मैं सख्ती से जवाब देती थी, इस रोज मिन्नत भरे लहजे में बोली, देखो सरोश, तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग न करो। मेरी बहुत मजबूरियां हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए इजाजत मिली है। वालिद साहिब को इल्म हो गया तो वो दूसरी कोई बात न करेंगे, बस मुझे कॉलेज से हटा देंगे और मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं एक बुर्का नशीन लड़की हूं, इससे मेरे घर वालों के माहौल और मिजाज का अंदाजा कर लो। तुम किसी और लड़की से दोस्ती कर लो मगर मुझे तंग मत करो। तुम्हें अपनी उम्मी का वास्ता, बात को यहीं खत्म कर दो। उसने कहा, मैं तुमको हासिल करना चाहता हूं। मुझे ही क्यों, और भी तो इतनी लड़कियां मेरे साथ होती हैं। तुम बुर्का लेती हो, बाहया हो, इसलिए तभी मुझे बदनाम करने का सामान कर रहे हो। मैं तुमको हासिल होने वाली नहीं हूं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान कोशिश तो करता है। मैंने फोन बंद कर दिया। ये मेरी इसके साथ पहली तफसीली बातचीत थी। अगले रोज कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पिच्चेतार ही थी कि खामखा ही इस शख्स से बात की। सोचा कि आज अपने स्टॉप के बजाय अगले स्टॉप पर खड़ी हो जाती हूं और वहां से बस ले लेती हूं। मैं अगले स्टॉप की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही दौड़ चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। तन्ही अकीला आती दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी लेकिन इसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। सोचा वापस इसी के साथ अपने वाले बस स्टॉप पर पलट जाती हूं। अगला स्टॉप तो काफी दूर है। इससे पहले कि मैं बात करती वो खुद मेरी तरफ आ गई। कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? मैं चुप थी, कोई बात बन ना पा रही थी। कॉलेज की बस के पीछे दौड़ी मगर वो निकल गई। मैंने बेतिक्का सा जवाब बता दिया। उसने बाल की खाल नहीं उतारी और मेरे साथ हुई। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने इसे टुक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गई। कुत्ताब कहीं तो जूते कहीं, मोटरसाइकिल वाला तो टुक्कर मार कर भाग गया। मैं इसे उठाने को झुकी। अर्द गिर्द ट्रैफिक चल रहा था, सुबह का वक्त था। लोग दफ्तरों और तालिब इल्म कॉलेज, स्कूल को जा रहे थे। इसको ज्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। उसे होश ना रहा था। मैं इसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से उधर उधर देखने लगी। लोग हमारे अर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। सरोश भी उन लोगों में दिखाई दिया। उसने दौड़ से ही मोटरसाइकिल की टुक्कर से अकीला को गिरते देख लिया था। हुजूम में इसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट में कमी हो गई। उसने आगे बढ़कर अकीला को बाजुओं में उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने बदक़त मेरी दोस्त को कार की सीट पर लिटा दिया। तुम आगे बैठ जाओ शाहीन, देर मत करो।
सरोश ने किसी अपने की तरह मुझे मुखातिब किया और मैंने एक मामूल की तरह इसके हुक्म की तामील की। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। तमाम रास्ता उसने कोई कलाम न किया। गाड़ी चलाता रहा और हम करीब तरीन अस्पताल पहुंच गए। अकीला को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहां पहुंचकर सबसे पहले मैंने अकीला के घर वालों को फोन करके एक्सीडेंट की इत्तला दी। जब तक उसके घर वाले आए, सरोश मौजूद रहा। सब भाग दौड़ खर्चा उसने किया था। किसी अपने की तरह मामले को संभाला। इस रोज ही इसने मुझे बताया कि इसने अकीला को बहन बनाया हुआ है, तभी उसके साथ फोन पर बात करता था और राब्ता में रहने की वजह में ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार सरोश ने मेरा चेहरे अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे इसने बताया कि वो दौर से हमारा रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। इसके बाद से ही वो इस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार थे जिनके घर हमारे बुजुर्ग तो आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और न कभी उनका घर में तज़किरा होता, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि सरोश के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो इसको एक ऐसे आवारा मिजाज नौजवान के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़खानी के चक्रों में रहते हैं। जब अकीला के वालिदैन आ गए तो उसने जाने की इजाजत ली। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में ठहरती, लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने सरोश से कलाम नहीं किया और ना ये कहा कि मैंने भी जाता है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 15 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अकीला को देखने उम्मी के साथ शाम को आऊंगी। अभी मेरे घर वालों को इल्म नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूं। आंटी बोले, बेटी तुम अकेली घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुमको छोड़ने जाएं? अंकल का इस वक्त यहां मौजूद रहना जरूरी है। मैं चली जाऊंगी, रिक्शा ले लूंगी, अब फिक्र ना करें, मैं घर पहुंचकर फोन कर दूंगी। वो भी बहुत परेशान थीं। अभी अकीला को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सर जोर से हिट हुआ था, सो वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की इजाजत दे दी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर सरोश को मुंतजिर पाया। उसने कहा, बुरा ना मानो तो तुम्हें तुम्हारे घर कॉलेज जहां कहो ड्रॉप कर देता हूं। मैंने जरा देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। वो अल्लाह पर भरोसा करके इस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप कर दें। मैंने कहा, शुक्रिया मेरी इज्जत अफजाई का। वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। इसकी तो मुराद बर आई थी, लेकिन मीर अव्वल बुरी तरह कांप रहा था। कुछ गर्मी और कुछ खौफ से पसीने में नहा गई थी। निकाब मुंह पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने थोक निगलते हुए सवाल किया, आप किधर से जा रहे हैं? हम पेशावर से जा रहे हैं। उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, खातिर जमा रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुमको भगाकर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। रस्ते में 2-4 मुख्तसर बातें हुईं। उसने मुझे अपनी रिश्तेदारी के बारे में समझाया कि इसके दादा और मेरे दादा आपस में कजिन होते थे और जब हम छोटे थे तो उनका एक दूसरे से मिलना और आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गमी में शरीक होते थे, मगर तीसरी नस्ल के आते आते ये मील जोल बाकी नहीं रहा है। अकीला को ठीक होने में 1.5 माह लग गया। 2 माह बाद इसने दोबारा बाकायदगी से कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। इसकी गैर मौजूदगी का ये अरसा मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। कॉलेज में दिल ही ना लगता था। इस अरसे में 3 बार मैं उम्मी के साथ इसके घर इयादत को गई। इसका घर हमारे घर से अगले मोहल्ले में था। इस वाकया के बाद से जब मैं अकेली कॉलेज जाती थी तो चंद बार सरोश बस स्टॉप पर आया और मुझसे गाड़ी से उतर कर बात की, कहा कि मैं तुमको कॉलेज छोड़ देता हूं, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं रोज तो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकती। इसके बावजूद वो रोज कॉलेज के वक्त पर गाड़ी बस स्टॉप के नजदीक खड़ी रखता था, मगर मैं बस पर ही कॉलेज जाती रही। जब वो दिखाई देता तो हया से मेरी बुरी हालत हो जाती। जब अकीला ठीक होकर कॉलेज आने लगी तब उसके तवस्सुत से आहिस्ता आहिस्ता हिजाब के पर्दे सरकने लगे। वो मुझे जबरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में ले जाने लगी।
मेरी तरफ से भी मुजाहमत में कमी आ गई थी। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और अकीला कॉलेज के बाद सरोश के साथ तपती दोपहरों में पार्कों में, जब वहां कोई ना होता, जाकर बैठ जाते। अकीला सरोश से ज्यादा और मैं कम बात करती। मेरे दिल में भी सरोश के लिए पसंदीदगी के जज्बात ने जन्म ले लिया था। वो कहता कि कभी तुम अकेले में मेरे साथ शेर को चिल्लू, लेकिन मैंने इसकी ये बात कभी ना मानी। उसने वदा किया कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपने वालिदैन को मेरे वालिदैन के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह इसने मेरे दिल में उम्मीद की जोत जला दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसे गर्मियों की छुट्टियों की खबर सुनाई थी तो उसकी आंखें भीग गई थीं। फिर जब मैं इसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो उसने कहा कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से चंद कदम आगे है। इस बार फाइनल इम्तिहान के बाद मैं कॉलेज छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा एफएससी मुकम्मल हो जाएगा। फिर न जाने हम कब और कैसे मिले। आज पहली बार मेरा दिल इसकी जुदाई के तसव्वुर से घट रहा था और फिर हम 2 माह के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 माह 2 साल बनकर गुजरे। जब छुट्टियां खत्म हो गईं तो मैं छठी के वक्त इससे कॉलेज से बाहर वाली स्टेशनरी की दुकान पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा कि मैं वालिदैन के पास गांव जा रहा हूं, ये बताने कि मैंने शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारी रिश्तेदार है। मैं जल्द उनको रिश्ते के लिए तुम्हारे वालिदैन के पास लाऊंगा। वो चला गया। मैं उसकी जुदाई में तड़प तड़प कर रोई, मगर क्या कर सकती थी। अकीला के जरिया इसके खत मिल जाते जिससे दिल को तसल्ली हो जाती। फिर अचानक उसके खत आने बंद हो गए। एक दिन अकीला ने बताया कि सरोश आ रहा है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। इसके बाद वो कई बार मिला। वही चाहत थी, लेकिन हम बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलते थे। अकीला साथ होती थी, यूं दिल की बातें दिल ही में रह जाती। कभी कभी मुझे इसकी नीयत पर शक होता, फिर खुद को तसल्ली देती कि नहीं, इसने वदा किया है तो जरूर निभाएगा, अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए लेकर आएगा। कॉलेज के 4 साल पूरे होने को थे। अब मुझे घर बैठ जाना था। ये वक्त मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था। मुझे मालूम था कि मैं घर बैठ जाऊंगी तो मेरे रिश्ते आने लगेंगे और तब मैं वालिदैन को रोक ना सकूंगी। वो किसी न किसी को पसंद कर लेंगे और मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि वालिदैन को अपनी पसंद से आगाह कर सकूं, सरोश के बारे में बता सकूं। आखिर वही हुआ। एक रोज उम्मी ने कहा कि बेटी, तुम्हारे मामू तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, उम्मी मैं अभी शादी ना करूंगी। वो बोले, क्यों? क्या वजह है? शादी तो हर लड़की को करना होती है। तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो, मगर ख्याल रहे खानदान से हो। खानदान से बाहर किसी गैर से रिश्ता तुम्हारे वालिद को कबूल ना होगा। अम्मी, अगर कोई रिश्ता मेरी पसंद का हुआ तो वो किसी रिश्तेदार घराने से ही होगा। आप इस बात की फिक्र न करें। मैंने इतना तो बता दिया, ये नहीं बताया कि वो लड़का कौन है। एक काश तभी बता देती तो उम्मी उन लोगों से खुद ही राब्ता कर लेती। कुछ दिन गुजरे तो मामू मुमानी आ गए। अम्मी ने फिर मुझे कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं, तुम्हार इमामोजाद शकील इंजीनियर है, ये बार बार आएंगे। मैं क्या जवाब दूं? उम्मी कह दिया ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अम्मी ने मुझे डांट दिया। अब तक मैंने तुम्हारे मामू को इंतजार करवाऊं? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, उधर खानदान से कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करना होगी। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में ना आता कि क्या करूं। अकीला के घर जाकर सरोश को फोन किया। शायद उनके वालिद उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज सुनकर मैं रिसीवर रख देती। उनसे क्या कहती? घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता कि खुदा जाने सरोश ने क्यों राब्ता खत्म कर दिया है। खुदा करे वो खैरियत से हो। वो अगर चाहता तो अपने वालिदैन को लेकर हमें घर आ सकता था, फिर उसने अपना वदा क्यों पूरा नहीं किया? बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब जो रिश्ते आते मैं शिद्दत से इनकार कर देती,
یہاں تک کہ میرے سر میں سفید بال آنے لگے، چہرہ مرجھا گیا۔ سروش کو نہ آنا تھا، نہ آیا، یہاں تک کہ میرے والدین میری ضد سے مجبور ہو کر خاموش ہو گئے۔ والد نے مجھے بی ایڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بی ایڈ کی تعلیم مکمل کر لیا اور ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ زندگی ایسے ہی بے کیف گزر رہی تھی۔ دل میں سروش سے ناراض ضرور تھی، مگر اس کے لیے روز نفل پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ خدا کرے وہ سرفراز ہو اور اسے ہر جگہ اعلیٰ مقام عطا رہے۔ بس یہی دعا تھی جو میرے لبوں سے اس کے لیے نکلتی تھی۔ عقیلہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی شادی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی تھی اور وہ خوش و خرم تھی۔ شادی کے بعد ہم کافی مدت نہ مل سکے۔ میں نے اپنی ویران زندگی سے سمجھوتا کر لیا، لیکن سروش کی یاد کو دل سے دور نہ کر سکی۔ خیالوں میں اس سے شک کرتی کہ کیا میری وفاؤں کا یہی صلہ ہے۔ میں نے تو ماں باپ کی نافرمانی کی، تمہاری خاطر رشتے رد کر کے تمہارا انتظار کیا اور تم نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ ہماری محبت تو پاکیزہ تھی، پھر کیوں مجھے ایسی کڑی اور لمبی سزا ملی؟ میں تو اب بھی خود کو سروش کی امانت سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسی دن آ جائے اور میرے والدین سے رشتہ مانگ لے۔ ایک روز میں اسکول سے لوٹی تو عقیلہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مدت کے بعد وہ ملنے آئی تھی، لیکن اکیلی نہیں، 3 ننھے مننے پیارے پیارے من موہنے سے بچوں کے ساتھ۔ میں نے لپک کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، عقیلہ تو اتنی خوبصورت تو نہیں، پھر یہ پریزادے کہاں سے لے آئے؟ تمہارے بچے تو بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ بولی، یہ اپنے باپ پر گئے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا بھائی، بڑی لکی ہو۔ ایسا کہتے ہوئے مجھے سروش یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے میری کس محرومی نے افسردہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد کہنے لگی، شازیہ کبھی سروش نے تم سے رابطہ کیا؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ کیا تم سے رابطہ کیا اس نے؟ کبھی نہیں، لیکن یہ کہہ کر اس نے چپ سادھ لی۔ لیکن کیا؟ کوئی بات ہے تو بتا دو مجھے، چھپانا مت۔ تم کو اپنے بچوں کی قسم۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، جانتی ہو کہ انتظار کی اذیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جانتی ہوں، لیکن جو بات ہے وہ تم سن نہ سکو گی۔ میں ہر بات کے سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں، چاہے کتنی ہی تکلیف دہ بات کیوں نہ ہو، مگر اس اذیت سے کم ہوگی جو انتظار کی اذیت میں سے رہی ہوں۔ تبھی اس نے بتایا، شازیہ میرے شوہر جس بیچ میں تھے، سروش بھی اس پیج میں تھے۔ ایک سلیکشن ہوا، پھر جب کارگل کی جنگ ہوئی تو محاذ پر دونوں ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل کی زندگی سلامت رکھی، مگر سروش نے شہادت پائی۔ میں تم کو یہ خبر نہیں دے سکی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ سروش نے تمہارے لیے اپنے والدین سے بات بھی کر لی تھی، وہ بھی راضی تھے، مگر زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے آتے۔ اب سروش کی شہادت کے رتبہ پر اعلیٰ مقام پا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے سرفرازی عطا کی ہے جس سے بڑی سرفرازی اور کوئی نہیں ہے۔ وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو سکتے میں آ گئی۔ خوش نہ تھا کہ روؤں خوشی کے اس احساس میں ڈوب جاؤں کہ سروش بے وفا نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی۔